सोचिए, अगर पूरी दुनिया का व्यापार अचानक से एक छोटी सी जगह पर अटक जाए तो क्या होगा। नमस्कार, इस नए और बेहद खास डीप डाइव विश्लेषण में स्वागत है। आज हम जिस विषय पर चर्चा करने वाले हैं वो ग्लोबल पॉलिटिक्स का एक ऐसा हाई स्टेक्स शतरंज है जिसका असर सीधे हमारी और आपकी, मतलब सभी की रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ रहा है। हम बात कर रहे हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ संकट की। ये कोई आम विवाद नहीं है, बल्कि एक ऐसा तनाव है जो ग्लोबल सप्लाई चेन की रीढ़ की हड्डी को हिला रहा है। तो चलिए, बिना समय गंवाए सीधे इस विश्लेषण में चलते हैं और इसकी परतों को खोलते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल जो दिमाग में आता है वो ये कि आखिर दुनिया के कुल व्यापार का 20% हिस्सा एक छोटे से और संकरे जलमार्ग में क्यों फंसा हुआ है। ध्यान देने वाली बात यह है कि ग्लोबल इकोनॉमी और जो महंगाई हम रोज झेल रहे हैं वो सिर्फ एक जियोग्राफिकल बॉटलनेक के अंदर कैद होकर रह गई है। जी हाँ, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़। दुनिया भर के देश महंगाई और तेल संकट का सामना कर रहे हैं और इसका सबसे बड़ा कारण इसी एक जलडमरू मध्य में होने वाली हलचल है। सोर्सेस को देखें तो एक बहुत ही सटीक और शक्तिशाली उपमा निकल कर आती है। इसे एक ऐसी स्थिति के रूप में बताया गया है जैसे एक विलेन ने मासूम राहगीरों को बंधक बना लिया हो। और सच में ये एनालॉजी बिल्कुल फिट बैठती है। जरा सोचिए, इस वक्त वहां 500 से ज्यादा जहाज फंसे हुए हैं और ये सभी तेल और जरूरी सामानों से लदे हैं। मासूम वैश्विक व्यापार जो किसी भी संघर्ष का हिस्सा नहीं है, वो लोकल जियोपॉलिटिकल रणनीतियों के कारण बंधक बन गया है और इसकी कीमत पूरी दुनिया चुका रही है। तो चलिए इसके अगले हिस्से की तरफ बढ़ते हैं, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ संकट और उसकी भौगोलिक वास्तविकता। IRGC जिस भौगोलिक रणनीति का इस्तेमाल कर रही है वो काफी हैरान करने वाली है। केश्म, लार्क और बंदर अब्बास जैसे छोटे द्वीपों को छिपी हुई चौकियों यानी आउटपोस्ट की तरह यूज किया जा रहा है। और वहां के जो पहाड़ी इलाके हैं ना, उनके ठीक नीचे सुरंगों का एक पूरा नेटवर्क बिछा हुआ है। यहां से अचानक हमले किए जा सकते हैं और तुरंत गायब हुआ जा सकता है। छोटे छोटे स्पीड बोट्स और ड्रोन्स को तैनात करने के लिए ये जलमार्ग एक आदर्श जगह है। यही कारण है कि दुनिया की सबसे एडवांस नौसेनाएं भी इन छिपी हुई सुरंगों से होने वाले अचानक हमलों से सतर्क रहती हैं। अब इस कहानी के नए पड़ाव पर आते हैं, अमेरिका का प्रोजेक्ट फ्रीडम। घटनाओं का ये क्रम बहुत तेजी से बदला है। 4 मई को प्रोजेक्ट फ्रीडम अनाउंस होता है। फिर सिर्फ 36 घंटे बाद एक ऑपरेशनल पॉज लग जाता है, यानी रोक। शुरू में इस 36 घंटे की रोक को अमेरिका की कमजोरी समझा गया था, लेकिन फिर हाल ही में रात के ठीक 3 बजे अमेरिका के 3 डिस्ट्रॉयर्स इस इलाके को सफलतापूर्वक पार कर गए। जिसे एक कमजोरी माना जा रहा था, वो अचानक भारी गोलाबारी के बीच एक बहुत बड़ी रणनीतिक चाल बन गई। खैर, यहाँ ये समझना जरूरी है कि आखिर ये डिस्ट्रॉयर यानी विध्वंसक जहाज होता क्या है। असल में ये एक तैरता हुआ किला है। इन पर फाइटर जेट्स तो नहीं होते, लेकिन इनके अंदर इतने एडवांस्ड रडार और हथियार लगे होते हैं जो किसी भी दिशा से आने वाले ड्रोन या मिसाइल हमलों को हवा में ही खत्म कर सकते हैं। ये तेजी से आगे बढ़ते हुए एक साथ कई खतरों से निपटने में माहिर होते हैं। और यही इस पूरे मिलिट्री मूव का क्लाइमैक्स था। इन 3 अमेरिकन डिस्ट्रॉयर्स ने बिना किसी नुकसान के भारी गोलाबारी के बीच स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को सफलतापूर्वक पार कर लिया। उन्होंने रास्ते में आने वाले हर खतरे को नष्ट कर दिया। हालांकि दूसरी तरफ ईरान ने इसे सीज़फायर यानी युद्ध विराम का सीधा उल्लंघन बताया। बचपन में हमने एक कहानी सुनी थी ना, वो लकड़ियों के गट्ठर वाली, जिसमें अकेली लकड़ी आसानी से टूट जाती है लेकिन गट्ठर को तोड़ना नामुमकिन होता है। सोर्सेज भी इसी कहानी को हाईलाइट करते हैं। लेसन बिल्कुल साफ है कि अगर कोई देश अकेले आगे बढ़ता है तो वो कमजोर पड़ सकता है। ग्लोबल ट्रेड को सुरक्षित करने के लिए मजबूत वैश्विक गठबंधनों की जरूरत होती है, अकेले चलने की नहीं। और ये बात एक नई स्थिति को जन्म देती है, खाड़ी देशों का नया रुख। अमेरिका के इस सफल क्रॉसिंग ने पलक झपकते ही आसपास के खाड़ी देशों का पूरा नजरिया ही बदल कर रख दिया। जैसे ही सऊदी अरब और कुवैत ने देखा कि अमेरिका ने सफलतापूर्वक इस जलमार्ग को पार कर लिया है, उनका खोया हुआ विश्वास वापस लौट आया। जो देश पहले थोड़ा झिझक रहे थे, उन्होंने तुरंत अपनी हिचकिचाहट छोड़ी और अमेरिकी सेना को अपने एयरबेस यूज करने की परमिशन दे दी। अब इस चौंका देने वाले आंकड़े पर जरा ध्यान दीजिए, 2800 से ज्यादा। ये नंबर उन ड्रोन और मिसाइल हमलों का है जिनका रिकॉर्ड यूनाइटेड अरब एमिरात यानी यूएई ने दर्ज किया है। हैरानी की बात तो यह है कि यूएई ने इस पूरे संघर्ष में एक पत्थर तक नहीं फेंका है, फिर भी उन्हें इतने बड़े पैमाने पर हमले झेलने पड़े हैं। इस नुकसान के बाद यूएई की कूटनीतिक रणनीति बिल्कुल साफ है। वो इन 2800 से ज्यादा अकारण हमलों का एक विस्तृत डोजियर तैयार कर रहा है ताकि इसे संयुक्त राष्ट्र में पेश किया जा सके।
उनकी मांग सीधी है कि चूंकि वो अमेरिका के सहयोगी हैं और उनको इतना भारी नुकसान हुआ है, इसलिए हमलावरों को जवाबदेह ठहराया जाए और उन पर प्रतिबंध लगाए जाएं। अब थोड़ा ग्लोबल मंच की तरफ चलते हैं। संयुक्त राष्ट्र में कूटनीतिक गतिरोध। अगर हम ध्यान दें तो इस मसले को सुलझाने की कोशिशें दो अलग-अलग तरह से हुई हैं। एक तरफ पाकिस्तान ने बैक चैनल के जरिए समझौता कराने की कोशिश की ताकि ये जल मार्ग धीरे धीरे खुल सके, लेकिन वो प्रयास अंततः विफल रहा। वहीं दूसरी तरफ जब खाड़ी देशों ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में जाकर इस रास्ते को खोलने की मांग की, तो वहां उन्हें सीधे वीटो की धमकियों का सामना करना पड़ा। पूरा सिस्टम में लकवाग्रस्त नजर आ रहा है। अब यूएन में ये रुकावट क्यों है? क्योंकि चीन और रूस ने वीटो लगाने की धमकी दी है। दिलचस्प बात यह है कि वे अपनी इस वीटो पावर का इस्तेमाल ट्रेड रूट खोलने के लिए नहीं कर रहे हैं। उनकी शर्त यह है कि प्रस्ताव में आधिकारिक तौर पर अमेरिका और इजराइल को इस शुरुआती तनाव का जिम्मेदार ठहराया जाए। ये कूटनीतिक रस्साकशी का एक बेहतरीन उदाहरण है। अब यहां आती है कहानी में एक नई ट्विस्ट, भारत की संभावित मध्यस्थता। इस पूरी बसात पर एक वाइल्ड कार्ड खिलाड़ी भी मौजूद है जो इस पूरे परिदृश्य की दिशा बदल सकता है। भारत की स्थिति यहां बिल्कुल अलग और तटस्थ है। भारत, अमेरिका, खाड़ी देशों और रूस सभी का एक भरोसेमंद मित्र है। भले ही भारत इस लड़ाई का हिस्सा नहीं है, लेकिन महंगाई और तेल संकट के रूप में असर यहां भी महसूस किया जा रहा है। इसलिए इस मुद्दे को सुलझाने में भारत के बहुत बड़े हित जुड़े हुए हैं और इसीलिए आने वाले कूटनीतिक दौरों पर नजर रखना जरूरी हो जाता है। एक तरफ यूनाइटेड स्टेट्स और क्वाड को रिप्रेजेंट करते हुए मार्को रूबियो भारत आ रहे हैं, तो दूसरी तरफ रूस और ब्रिक्स की तरफ से अरा आ रहे हैं। इतने बड़े प्रतिनिधियों के भारत आने का सीधा मतलब यह है कि भारत बैक चैनल वार्ताएं शुरू करने और एक ग्लोबल समाधान की मध्यस्थता करने के लिए बिल्कुल सही स्थिति में खड़ा है। तो इस पूरे विश्लेषण को समेटते हुए एक बहुत ही गहरा सवाल पीछे छूट जाता है जिस पर विचार करना चाहिए। क्या सच्चे अर्थों में वैश्विक व्यापार की सुरक्षा तभी संभव है जब सभी राष्ट्र अकेले चलने के बजाय एकजुट होकर खड़े हों? एक ऐसी दुनिया में जहां सब कुछ जुड़ा हुआ है, अकेले चलना कितना सही है? ये ऐसी बात है जिस पर हम सभी को सोचना चाहिए। इस डीप डाइव विश्लेषण में साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगर ये एक्सप्लेनर पसंद आया हो और नए नजरिए से चीज़ों को समझने में मजा आया हो, तो प्लीज़ स्टडी इन बिहार चैनल को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। भविष्य में ऐसे ही मज़ेदार और गहराई से भरे विषयों पर चर्चा जारी रहेगी। तब तक के लिए सीखते रहें और सुरक्षित रहें।